क्योंकि बीजेपी की जरूरत इस वक्त नीतीश भी हैं और चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जिस उड़ान पर हैं, उसमें अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई टीडीपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों जिस पहचान के साथ चल रहे हैं, उसमें अगर नीतीश सक्रिय हैं तो चंद्रबाबू नायडू 2 कदम आगे चल चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कॉरपोरेट का साथ इस देश में सत्ता के लिए चाहिए। और इसी लिहाज से जितनी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है कॉग्जेंट, वहां पर लगभग $18 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। उसके बाद वो और बढ़ाएगी। उनके साथ बैठकर उनके प्रोजेक्ट को लेकर, विजाक के एयरपोर्ट को लेकर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई दूसरा नहीं, खुद सक्रिय है। और साथ में बीजेपी का कोई नेता नहीं आना चाहिए, इसकी गारंटी वो पहले ले चुके हैं। तो क्या बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तक है? बिल्कुल नहीं। सबको पता है कि जनवरी के महीने में बहुत कुछ महाराष्ट्र में होगा। निकाय चुनाव के बाद जो बीएमसी का चुनाव है, वो बहुत कुछ तय करने वाला है। शरद पवार के जन्मदिन पर बधाई देने जब अजीत पवार पहुंचे तो कहा यही गया कि शरद पवार ने अजीत पवार को समझाया, ज्यादा दिन चीजें चलेंगी नहीं, और जिस रास्ते निकल पड़े हो ये आपको राजनीति में ज्यादा दिन रहने नहीं देगा, वापस लौटना पड़ेगा। ये वापस लौटने की परिस्थिति कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ भी है। एकनाथ शिंदे का भी 36 का आंकड़ा देवेंद्र फडणवीस के साथ है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी दिल्ली के दरबार में अच्छी राय है नहीं, यानी यह एक त्रिकोण है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को गाहे बगाहे अमित शाह बुला तो लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति की डोर अभी भी उलझी हुई है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर बीएमसी के चुनाव परिणामों में बीजेपी जीत नहीं पाती है, तब क्या होगा? तब यह बिल्कुल नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अपनी बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी का दायरा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उसमें निर्णय लेने की परिस्थिति आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस संघ के आश्रय जिस बिसात को बिछा रहे हैं, उसमें मोदी और अमित शाह से कोई बातचीत नहीं है। संघ अपने तौर पर जिस रास्ते चल निकला है और देवेंद्र फडणवीस को उसने आगे रखा है, यह मैसेज भी दिल्ली को ठीक लग नहीं रहा है। शायद इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी तो हर जगह मौजूद हो नहीं सकते हैं संघ के कार्यक्रम में, तो ऐसे में अब अमित शाह आगे हैं। वही अमित शाह जिन्होंने पार्लियामेंट के भीतर वोट चोरी को लेकर जिस अंदाज में विपक्ष को घेरा, या कहें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बात उसके आगे निकल चुकी है। और अब संघ को साधना है तो मोदी नहीं, अमित शाह साधेंगे, क्योंकि बैटन तो आखिर में अमित शाह के पास ही आएगा। इसलिए पहली बार एक कार्यक्रम में अमित शाह और मोहन भागवत यानी सरसंघचालक दोनों एक साथ नजर आए। आप कहेंगे इससे पहले भी कई मौकों पर नजर आए हैं। बिल्कुल नहीं, अकेले अमित शाह कभी नजर नहीं आए। या तो बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, बीजेपी के किसी दूसरे नेता की मौजूदगी। हां, जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे तब बतौर अध्यक्ष वो शामिल होते थे संघ के कार्यक्रम में, लेकिन ये पहला कार्यक्रम था। आदम कद प्रतिमा वीर सावरकर की, जी यही लिखा गया, और उसके बाद उसका जो अनावरण हुआ, वहां पर अमित शाह सरसंघचालक के साथ थे। यह मैसेज है कि दिल्ली ने तो चुन लिया अपना रास्ता, उसे किसके जरिए अब सत्ता संभालनी है आने वाले वक्त में। लेकिन अब संघ भी समझ ले और साथ रहना सीख ले। यह मैसेज दिल्ली का है या फिर एक जुगलबंदी की तैयारी है, जो भी कहिए, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का यह नजारा अपने तरीके का पहली बार का है। भाइयों और बहनों, इस पवित्र साक्षी के अनावरण, मूर्ति के अनावरण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। मूर्ति अनावरण करने हेतु मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय अमित शाह जी। हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल हो, अमित शाह देश भी चला रहे हैं, पार्टी भी चलाएंगे और सबको साधेंगे भी। और सवाल देश और पार्टी का नहीं, एनडीए का है, क्योंकि उन्हें पता है 12 सांसद नीतीश के पास हैं, 17 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, 7 सांसद शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के पास हैं।
और वो भी यह भी जानते हैं कि दरअसल पार्लियामेंट के भीतर बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। कौन कब किस राजनीति को साधने निकल जाए, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर पॉलिटिक्स में हो रहा है तो पहली बार कॉरपोरेट का हुआ, दूसरी बार सत्ता परिवर्तन में उस विचारधारा का है जो आपको पोर्ट ब्लेयर में दिखाई देने लग गया, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन एनडीए और इंडिया के बीच होना है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने रामलीला मैदान में जिस रैली को कल रखा है उसमें उसकी अपनी मौजूदगी होगी, उनके अपने राज्यों के नेताओं का परीक्षण होगा, कौन कितने लोगों को किस रूप में ला सकता है। इसमें हरियाणा का कितना बड़ा योगदान, राजस्थान का कितना बड़ा योगदान, सीधे कहें तो हुड्डा का कितना बड़ा योगदान, सचिन पायलट का कितना बड़ा योगदान, गहलोत क्या कर रहे हैं, और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बात अब जीतू पटवारी के आश्रय ही चलेगी। राज्य दर राज्य और खास तौर से दक्षिण के राज्य भी और महाराष्ट्र भी, तय बहुत कुछ होना है कांग्रेस के भीतर जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की चेतावनी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर नहीं, प्रधानमंत्री के घर पर है। इसीलिए पहली बार बसों में बैठकर सांसदों को प्रधानमंत्री के घर खाने पर बुलाया गया। कौन किस टेबल पर बैठेगा यह भी तय हुआ। 6 टेबल महत्वपूर्ण थे, उसमें एक प्रधानमंत्री का भी टेबल था। उनके साथ कौन बैठेगा, बाकी जगहों पर किस राजनीतिक दल की मौजूदगी में जो खास तौर से बीजेपी के सहयोगी हैं, उसमें कौन सा बीजेपी का नेता संभाल रहा होगा चीजों को जो एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी राजनीतिक दल हैं। और पूरा नजारा, हर टेबल पर एक ऐसा बीजेपी के नेता की मौजूदगी जो दिल्ली के दरबार में करीब है सत्ता के या विश्वास पात्र है, उसकी मौजूदगी उन टेबल पर खाने वाले भोजन के बीच सबको संभालने की, जानकारी देने की, जानकारी इकट्ठा करना, रिपोर्ट देना, ये सारे काम इसी तरीके से क्रिएट किए गए हैं। तो एक नजारा रामलीला मैदान का तो आप कल देखेंगे, लेकिन एक रामलीला मैदान तो प्रधानमंत्री के घर पर भी कल सजा, यानी 2 दिन पहले सजा। तस्वीर तो देख ही लीजिए। मैसेज बहुत साफ है। यह मैसेज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी यहीं तक नहीं सिमटता है। यह मैसेज पंजाब में कैप्टन तक भी नहीं सिमटता है। यह मैसेज बीजेपी के भीतर और बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों के अपनी अपनी जरूरतों को लेकर इतना बड़ा हो चला है कि इस दौर में 2 ही बड़े सवाल दिल्ली की सत्ता के सामने खड़े हैं। पहला सवाल यह है, इस दौर में अगर अमित शाह देश भी चला रहे हैं, अमित शाह पार्टी भी चला रहे हैं, अमित शाह अब एनडीए को भी चलाएं, अमित शाह अब संघ परिवार को भी मैनेज करें, क्योंकि उनके नाम पर मुहर तो आखिर में संघ परिवार को ही लगानी है, वो सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैनेज करना और जिन्हें मैनेज किया जा रहा है उनका उस नेता के पीछे चलना जो नेता इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में उलझा हुआ है, वह नेता जो अपनी पहचान 2014 में बना रहा था, 2019 तक बनाया, 2024 में वो ढह क्यों गया। वह नेता स्वयंसेवक भी है, प्रचारक भी रहा है, लेकिन बावजूद इसके संघ की विचारधारा का नाम लेवा इस दौर में कोई नहीं है। वो नेता अपनी राजनीतिक पहचान के आश्रय जनता के बीच लोकप्रिय तो है, लेकिन हर राजनीतिक दल और हर नेता बीजेपी या स्वयंसेवक तो हो नहीं सकता है। रास्ते इस दौर में बड़े बिफरे पड़े हैं और सबको पता है कि उसका असल परीक्षण बिहार चुनाव में अगर शुरुआत हुई है तो बंगाल उसका अंत होगा। यानी मार्च के महीने तक जो परिवर्तन होंगे और जो परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ेंगे, ये सब कुछ बंगाल के चुनाव पर आकर खड़ा हो चला है। और इस दायरे में अखिलेश भी हैं, जो तेलंगाना जाते हैं बीआरएस से मिलने के लिए, वहां पर
नेता से मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमारे पुराने संबंध हैं। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल जो आखिर में आपको छोड़ रहे हैं, जहां जाकर जिस पर चर्चा अगले 1-2 दिन में करेंगे, इन सब की काट अमित शाह के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र के आश्रय है। वो मंत्र है ऑपरेशन कर्नाटक शुरू कर दो। सबका ध्यान वहीं चला जाएगा और मान लीजिए ऑपरेशन कर्नाटक शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।